हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। ओके, लास्ट क्लास में हमने एक्सेलेरेशन तक पढ़ लिया था। एक्सेलेरेशन क्या चीज़ है और कैसे हम एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तक हम देख चुके थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफ। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो वो हम आज के लेक्चर में जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का वो कैसा बनता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को यहाँ पर मैंने बना दिया। तो ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं लूँगा टाइम, और इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पर हमने ले लिया डिस्टेंस। अब ये कहता है कि हमारे पास में डिफरेंट केसेस कौन कौन से थे। सबसे पहला केस है, अगर सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ही ना कर रही हो। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी तो उस केस में इसका जो कर्व है वो कैसा दिखेगा हमें। इसका मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी जितनी इनिशियल डिस्टेंस थी वो उतनी ही इनिशियल डिस्टेंस पर पड़ा रहेगा, यानी कि हमें मिलेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसकी जो डिस्टेंस है इनिशियल किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जो इसकी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही। एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही। तो हम कहेंगे कि बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, अब सपोज करो, ये तो था फर्स्ट केस। सपोज करिए हमारे पास में सेकंड केस आ जाए, सेकंड केस आ जाए कि जो बॉडी है वो मोशन में आ गई। तो यहाँ पे मैं इसको अब एक्स टी लिखता हूँ। मैं अब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स हॉरिजॉन्टल पर टी और वर्टिकल पर एक्स ले लिया। ठीक है, अब सपोज करिए जो बॉडी है वो बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है, एक इस टाइप का ग्राफ मिलता है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी हमें एक स्ट्रेट लाइन का कर्व मिलेगा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस टाइप की मोशन में है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज ए यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। नाउ थर्ड ग्राफ कैसा बनेगा। सपोज करो कि हमने वापस से हॉरिजॉन्टल पर टाइम और वर्टिकल पर डिस्टेंस को यहाँ पर मेंशन किया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर तो हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, ये इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा था। लेकिन अब जो है ये इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल करी है वो इक्वल नहीं आ रही। तो जब डिस्टेंस इसकी इक्वल नहीं आएगी तो कर्व हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, इसका ग्राफ हमें एक कर्व मिलेगा। तो जब भी एक कर्व मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इसकी हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, वो इक्वल डिस्टेंस नहीं है, वो अलग अलग है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम कहेंगे, सॉरी, इसको हम क्या कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यह है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसका देखते हैं, फोर्थ डायग्राम इसका बनाते हैं। अच्छा, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है
ये जो ऑब्जेक्ट है ये कॉन्टिन्यूसली अपनी डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। कैसे पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड करूँ, ये एक ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। तो ये चार अप्रोक्सीमेटली इक्वल टाइम इंटरवल हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे डिस्टेंस देखनी है, मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये आ रही है। सेकेंड टाइम इंटरवल जो था उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये आ रही है। थर्ड टाइम इंटरवल जो है उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये है। और फोर्थ जो है उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये है। तो देखिए टाइम इंटरवल यहाँ पर इक्वल है, लेकिन लगातार इसकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन कैसी है, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की है। कैसी हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म बट इंक्रीजिंग। तो जब इंक्रीज हो रही है इसकी डिस्टेंस, तो उस केस में इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। स्पीड जो इसकी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह की मोशन जो होती है इसको हम इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, अब यूनिफॉर्म है कि नहीं है वो अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन, ये जो जब भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ग्राफ से, किसी भी ग्राफ को देखकर हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप, और दूसरा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। दो चीज़ें हमें पता चल सकती हैं, एक तो हमें स्लोप पता चल सकता है और दूसरा हमें एरिया अंडर द कर्व पता चल सकता है। अब स्लोप क्या होता है और एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, इसको कैसे, क्या चीज़ है, इसको समझते हैं कि स्लोप क्या चीज़ है। सबसे पहले देखिए स्लोप क्या है। स्लोप का मतलब होता है कि झुकाव। स्लोप का मतलब सिंपली होता है झुकाव, ठीक है। अब ये झुकाव कहने का मतलब क्या है, ये कहता है स्लोप किसी भी कर्व पे या किसी भी लाइन का स्लोप हो सकता है। वो लाइन का स्लोप हमें क्या बताता है कि वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है। ये सिंपली क्या बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर इसका झुकाव है। तो सबसे पहले हम ये जो यूनिफॉर्म मोशन थी, इस यूनिफॉर्म मोशन का हम इसमें स्लोप और एरिया जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है ये इसके ओरिजिन पोजीशन यानी कि ओ से चल रही थी और एक फाइनल पोजीशन ए तक जाकर रुकी। तो ओ से ए तक आने में इसको टाइम कितना लग गया, मैंने कहा इसको टाइम लगा स्मॉल टी के बराबर का। अब टी के, स्मॉल टी के बराबर का तो टाइम तो लग गया इसको, लेकिन हम कहते हैं कि कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। हमने कहा इसने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करी है एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब देखिए ये जो लाइन हमें मिल रही है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, हमने मान लिया कि थीटा एंगल जो है ये फॉर्म करती है। तो ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप क्या कहता है, स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला है एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये क्या है, ये स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला है, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब ये देखिए अगर हम इन ट्राइंगल, ये ओ ए, इसको मैं बी कह देता हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ ए बी, जो हमने ट्राइंगल ओ ए बी लिया हुआ है, इस ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर देखा जाए तो ये थीटा है। तो इसका थीटा के सामने वाली ये जो ए बी साइड है ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, और इसके जो ओ बी साइड है ये बेस का काम करेगी, और ओ ए जो है इसके लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसके टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कितनी आएगी, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम देखते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी के बराबर और बेस है ओ बी के बराबर, क्लियर है। नेक्स्ट एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा
इज इक्वल टू, अब ये जो ए बी है, ये वाली जो लेंथ ए बी है, ये लेंथ देखिए किसके बराबर है, ये लेंथ 0 से लेकर x, यानी कि ये टोटल जो डिस्टेंस थी ये x थी, है ना, ये जो डिस्टेंस है ये x है। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल ए बी की जो लेंथ है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि x के बराबर है। तो ए बी की जगह मैं x भी पुट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखो एक तरीके का रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, और इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये जो ए बी की लेंथ है वो x के बराबर है। तो x के बराबर है तो हमने सिंपली इसकी जगह ए बी की जगह x पुट कर दिया, और ओ बी की जगह क्या आ जाएगा, ओ बी की जगह आएगा यहाँ से ओ से बी तक की डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ बताती है टाइम को, हम कहेंगे ये टाइम है, ये हो गया x अपॉन टी। अब x डिस्टेंस है, t टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। क्या होता है? स्पीड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है उसका अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्पीड। हमें क्या मिलेगा? स्पीड। आ गई बात समझ में? जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाली है? स्पीड। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या है? द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। क्लियर है? स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं बुलेटिंग कर देता हूँ। नेक्स्ट, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा इसका? एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या हो गया कि कर्व हमारे पास क्या बन रहा है, कर्व हमारे पास बन रहा है ओ से लेकर ए तक का। तो ओ से ए तक का जो कर्व है, इस कर्व का एरिया कितना होगा? तो हम इसको शेड कर देते हैं इस टाइप से। ये हमारे पास में ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, कर्व तो हमारे पास में ओ ए मिला था, तो ओ ए का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा उसको हम चेक करते हैं। ये एरिया कितना हो जाएगा? एरिया, अच्छा अब ये है क्या, कौन सी शेप बन रही है? ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल ओ ए बी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या देगा हमें? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन इंटू बेस। तो परपेंडिकुलर के नाम पे यहाँ पे क्या है? ए बी है, और इंटू बेस के नाम पे क्या है यहाँ पे? ओ बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी हमने कहा x के बराबर है, ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाई ओ बी किसके बराबर है? हमने कहा ये t के बराबर है, तो हो गया t। तो इसका जो एरिया निकला वो किसके बराबर आया? हाफ ऑफ x इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस इंटू टाइम। तो हम जानते हैं कि भाई डिस्टेंस और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू निकलती है क्या? मतलब उसके जो कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है क्या? जैसे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया था तब हमें स्पीड मिली थी, लेकिन अगर डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा? तब कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल क्वांटिटी हमें ऑब्टेन नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एरिया अंडर द कर्व निकालने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं मिलती। ठीक है, अब यही सेम फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में लगाते हैं। तब जो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले हमें स्लोप को फाइंड आउट करना है, लेकिन स्लोप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। स्ट्रेट लाइन होती तो हम कह देते कि सर एक एंगल जो थीटा एंगल है वो फाइंड आउट कर लो, क्योंकि वो हर पॉइंट पर उसके लिए थीटा एंगल की वैल्यू सबकी जगह सेम है ना। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पर भी तो थीटा एंगल ही बनाएगा,
यहाँ पर भी थीटा एंगल ही बनाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल से उसके सारे एंगल्स सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि इसका यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का जो एंगल है धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ का एंगल हम कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, और साथ ही साथ यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो जब टेंजेंट को हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल है, ये एंगल हो जाएगा, इसका स्लोप बताएगा यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो इसके बीच का जो एंगल है, तो इस एंगल को मैं मान लेता हूँ ये θ1 है, और इस एंगल को मान लेता हूँ मैं θ2 है। तो अब हम देखते हैं कि θ1 इज लेस देन θ2। θ1 जो है इट इज लेस देन θ2। ये बाकी के जो लाइन्स हैं इनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब θ1 की वैल्यू जो है हम देखते हैं कि इट इज लेस देन θ2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका एंगल जो है इंक्रीज होता जा रहा है, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका एंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम वापस से इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, लेकिन अब यहाँ पर स्लोप जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट पर स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया। तो हम कहेंगे इसका जब स्लोप निकालना होगा ना, तो हमें पॉइंट बताना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पर हमने स्लोप निकाला। हम कहेंगे कि स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो वापिस से tan थीटा जो होगा, tan थीटा यहाँ पर सेम जैसे वो हमने पहले उसमें किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे थीटा की जगह θ1 ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी x अपॉन t के बराबर। लेकिन जब एंगल यहाँ पर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। तो x1 अपॉन t1 करेंगे तो उससे हमें मिलेगा स्पीड v1। और इसी तरीके से जब स्लोप ऑफ कर्व एट b फाइंड आउट किया जाएगा तो उस केस में ये हो जाएगा tan θ2, सॉरी tan θ2। तो जब ये tan θ2 हो गया तो उस केस में डिस्टेंस जो है ये x2 हो जाएगी और टाइम जो है वो t2 हो जाएगा। तो जब हम अलग डिस्टेंस को अलग टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो स्पीड मिल रही है वो भी डिफरेंट मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर θ1 की वैल्यू θ2 के कंपैरिजन में कम है। तो इसका मतलब सिंस θ1 is less than θ2, तो so v1 is less than v2, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि v2 is greater than v1, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम इस कर्व के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ से हमें स्लोप निकालना हमें पता चल गया कि स्लोप क्या होता है और स्लोप से हम कैसे कैसे वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो तीन केस तो हम कर लिए, चौथा केस भी जल्दी से देख लेते हैं। फोर्थ केस क्या हो जाएगा, फोर्थ केस ये है, फोर्थ केस में वर्टिकल एक्सिस पर हमने ले लिया डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल पर हमने ले लिया टाइम। अब एक केस ऐसा भी आ सकता है जब हम क्या कहते हैं कि जो इसकी जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही हो।
ठीक है। तो जब स्पीड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही होगी तो उस केस में ग्राफ जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम जिस टाइम पे हमने मेजर करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे जब हम इसका स्लोप खींचेंगे तो एंगल हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसको हम कह देते हैं दिस इज एंगल θ1, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ ये है पॉइंट B2, ये पॉइंट है B। तो इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप खींचूंगा, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये टेंजेंट और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट इज θ2, ये हमें देगा स्लोप। तो इसका जब स्लोप कैलकुलेट किया जाए तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो, देखने से ही पता चल जा रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि इसकी जो स्लोप है ये घट रही है, और हमने पहले वाले जो ग्राफ था, पहले वाला ग्राफ, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी और स्लोप की वैल्यू घटेगी तो स्पीड भी घटेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, v1 इज ग्रेटर देन v2, और v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल स्पीड जो है इट इज लेस देन v1, यानी कि स्पीड जो है ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इट इज डिक्रीजिंग इन स्पीड। वेरिएबल है लेकिन हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग कर्व है, ये नॉन यूनिफॉर्म बट डिक्रीजिंग कर्व है। तो जब डिक्रीजिंग कर्व आएगा तो उस केस में हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू, इसकी मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग पॉइंट पर जो ग्राफ है, ग्राफ कैसे कैसे हमें ड्रॉ करना है वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं अभी इसके अंदर, कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ किया जाएगा और ग्राफ को ड्रॉ करके हमें क्या क्या चीज़ें हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज़ भी हमने यहाँ पर देखी अभी, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है हमें कि एक तो स्लोप क्या होता है, स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले किसी भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। तो उम्मीद है टेंजेंट जो है आप 10th क्लास में जानते होंगे कि क्या होती है, और ड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ से बस एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करना जो कि सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिर्फ टच करके जाए, उसको इंटरसेक्ट ना करके जाए, उसको सिर्फ टच करके जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, इस वाले पॉइंट पर भी हमने देखा कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो लाइन, ये जो टेंजेंट थी, ये टेंजेंट यहाँ पर सिर्फ टच करके जा रही है, इसको इंटरसेक्ट करके अंदर नहीं जा रही है, तो ये इसके लिए टेंजेंट कहला रही है, ठीक है। तो जब भी स्लोप कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर पॉइंट पर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, और वो जो टेंजेंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, वो टेंजेंट हमें क्या शो करेगा, वो टेंजेंट शो करेगा स्पीड को। दूसरी चीज, एरिया अंडर द कर्व निकाला जाता है, तो जो भी एरिया है, फिलहाल डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, हम देख रहे हैं कि उससे कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिल रही है। तो बेसिकली करते कैसे हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो क्वांटिटी है और वर्टिकल एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो वो प्रोडक्ट से हमें कोई नई फिजिकल क्वांटिटी अगर बन सकती है तो वो पता चलती है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे की और चीज़ें जो हैं वो स्टडी करेंगे। इसी के जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं, इसी के बाद में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी स्टडी करेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है उनको भी स्टडी करेंगे 1 by 1, ठीक है। थैंक यू।